Do do do. Do do do. ओके गुड। अच्छा, मेरा नाम मोहम्मद नबील है। आई एम द को फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एग्जिट बेस। हमारी जो कंपनी है उसका काम ये है कि हम बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स करवाते हैं। एक पहली चीज़ हम ये करते हैं। इसके अलावा ये मेरा एक्टिव बिजनेस है जो मैं काम करता हूँ। इसके अलावा मेरी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो एक कोवर्किंग स्पेस है जिसके अंदर मेरी इन्वेस्टमेंट है, ये डीएचए फेज 7 में है। इसके अलावा एक ई कॉमर्स ब्रांड है बुराक के नाम से, तो यहाँ पे जो फीमेल्स हैं अगर उन्हें डिस्काउंट चाहिए होगा तो उन्हें एक डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो ये एक हमारा कोवर्किंग स्पेस है। इसके अलावा एक हमारी यूएस बेस्ड एसईओ एजेंसी है डेंटल एसईओ, जो कि सिर्फ डेंटिस्ट को एसईओ सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसके अंदर भी एक समझ लो मेरा एक्टिव रोल भी है और मेरी जो है वो इन्वेस्टमेंट भी है। इसके अलावा स्कॉलरशिप नेटवर्क के नाम से एक ग्रुप हम रन करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ लेकिन आई स्टार्टेड दिस विद माय फ्रेंड्स। इसके अंदर हम हेल्प करते हैं लोगों को कि स्कॉलरशिप बाहर जाने के लिए किस तरह से ली जा सकती है, क्या हो सकती है, सो ऑन वॉलंटियर बेसिस। इस टाइम पे हमारे पास तकरीबन कोई 9.5 लाख मेंबर्स हो चुके हैं। इसके अलावा एक हमारी इन्वेस्टमेंट है बैगेक्स, एक ब्रांड है। ये भी लेडीज प्लस मेल बैग ब्रांड्स है, लेदर बैग भी हैं इनके पास, दूसरे बैग्स भी हैं। के अंदर भी लड़कियों को डिस्काउंट मिल सकता है। सैन एंड स्टोरीज, ये अ, इसमें मेरी इन्वेस्टमेंट तो नहीं है लेकिन ये मेरे पार्टनर का है जिसके साथ हम लोग काम कर रहे होते हैं। तो सैन एंड स्टोरीज के लिए भी किसी का डिस्काउंट हो वो मिल सकता है। इसके अलावा मेरी स्टॉक्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा क्रिप्टो के अंदर भी इन्वेस्टमेंट है। रियल एस्टेट में कमर्शियल ऐसे प्लॉट्स तो सबके पास होते हैं लेकिन एक कमर्शियल, जैसे मोबाइल मार्केट है कराची में, सरीना का नाम सुना होगा, तो इस तरह की एक मोबाइल मार्केट है कमर्शियल, उसमें इन्वेस्टमेंट है। आवाज मेरी क्लियर नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज? बेसिकली जैसे ही बोलना स्टार्ट करते हैं ना, पे चले जाती है। ऐसा कैसे हो जाता है? अब देखें, अब क्लियर हुई? जी, काफी बेहतर है। मैंने क्योंकि हैंड्स फ्री लगाए हुए थे, हैंड्स फ्री हटा लिए। दोबारा चेक कर लेता हूँ एक और बार। क्लियर है आवाज? मैं थोड़ा सा तो करीब भी कर लिया मैंने। ओके, जी जबरदस्त। जी, अब सही। बाकी साइड एंड स्टोरीज मेरे पार्टनर का है जो कि एग्जिट बेस में भी मेरे साथ पार्टनर है। तो इस तरह के डिफरेंट वेंचर्स है, रियल एस्टेट वगैरह, ये सारी चीजें। ये बताने का रीजन ये है कि जो भी चीज मैं आपसे अब डिस्कस करूंगा इस वीक में और नेक्स्ट वीक में, तो वो सारी की सारी मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर होगी। ठीक है, उनमें से कोई भी अच्छा, इस मकसद ये जो पूरा पर्टिकुलर सेशन है, तो आई एम नॉट अ प्रोफेशनल ट्रेनर के जो आपको पर्सनल फाइनेंशियल के ऊपर लेक्चर दे। हमारा से मकसद ये है कि हम जो है वो अपनी जो लर्निंग है वो शेयर कर सकें। अब मैं आपको बता दूं कि हमने ये जो इनिशिएटिव है वो स्टार्ट कैसे हुआ था। कि क्योंकि हम एग्जिट बेस में ना इन्वेस्टर से और लोगों से बात करते रहते हैं, तो मुझे एक चीज़ की रियलाइजेशन हुई कि ऐसे लोग मैंने देखे जिनके पास, जिनकी मंथली सैलरी 7 लाख 8 लाख रुपए, लेकिन उनके पास कोई एसेट बिल्ड नहीं हुआ हुआ। ठीक है, और वेल्थ क्रिएशन नहीं हो पा रही। तो इस तरह के जब मैंने बहुत ज़्यादा केसेस देखे तो मुझे लगा कि जो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं उन एम्प्लॉयज़ के साथ भी यही मसला होगा। तो मैंने उनसे बोला कि चलो एक काम ये करते हैं कि हर हफ्ते वाले दिन ना 1 घंटा हम सिर्फ तुम्हारे पर्सनल फाइनेंस के ऊपर बात करेंगे, और जिस तरह से मैं अपने पर्सनल फाइनेंस मैनेज करता हूँ, जैसे मैं इन्वेस्ट करता हूँ, तो मैं तुम लोग को बताऊंगा। जिस सेट होके हमने एक ग्रुप बनाया व्हाट्सएप का, अलग से अपनी फैमिली का, जो हमारी कंपनी है उसकी फैमिली का। और फिर उसके बाद जो है वो मैंने एक ऑनलाइन सेशन लेना शुरू कर दिया। जब वहाँ पे ऑनलाइन सेशन लिए तो जो मेरी टीम थी उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो उसने बोला कि सर क्या हम अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को ऐड कर सकते हैं? हमने कहा ठीक है, ऐड कर लें। तो जब उन्होंने ऐड किया तो वहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो फिर मैंने अपने सोशल मीडिया पे ये चीज़ पुटअप की। तो तकरीबन हमारी जो फैमिली बन गई है इस टाइम पे, अगर मैं आपको दिखाऊं, तो वो कोई 1000 1500 लोगों की फैमिली बन गई है जिनको हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर हर हफ्ते वो करते हैं। तो जब मैं ये चीज़ कर रहा था तो फिर मैंने ये सोचा कि हाउ अबाउट के हम जो है जो मेरे दोस्त हैं जो अपनी कंपनी रन कर रहे हैं, तो उनके एम्प्लॉयज़ के साथ भी ये मसला होगा तो उनके साथ भी शेयर करते हैं। तो मोहसिन भाई से मेरी डिस्कशन हुई, उन्होंने बोला यार ज़रूर हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए भी इस तरह का सेशन होना चाहिए ताकि वो भी अपनी फाइनेंस को मैनेज कर सकें। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ हमेशा याद रखें कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ये सोचते हैं कि अगर उनके पास पैसे होंगे ना तभी वो ग्रो हो सकते हैं या वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, या अगर वो बिजनेस करेंगे। इस तरह से ले लें, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ये सोचते हैं कि अगर वो बिजनेस करेंगे तभी वो एक वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ
सैलरी के साथ, एक स्पेसिफिक सर्टेन परसेंटेज की इन्वेस्टमेंट के साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन की है। ठीक है, तो हम इस पूरे सेशन का मकसद है कि हम आपको ये गाइड कर सकें कि किस तरह से आप अगर जॉब भी कर रहे हैं तो उस जॉब के साथ आने वाले 10, 15, 20 सालों में किस तरह से वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव। अच्छा, इस वेल्थ क्रिएशन से पहले हम थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर आ जाएं कि यूएस में ना एक चीज़ है, लॉटरी ना यूएस में बड़ी मशहूर है। यूएस में जो मिडिल क्लास सबका होता है, लोअर मिडिल क्लास सबका होता है ना, उसके अमंग ना लॉटरी बड़ी मशहूर होती है। वो लॉटरी बहुत ज़्यादा खरीदते हैं, और एक लॉटरी है जिसके अंदर $1 मिलियन निकलते हैं, तो उसके ऊपर तो बेतहाशा ये लोग खरीदते हैं। तो यूएस में एक रिसर्चर था, उसने सोचा कि यार ये जो पिछले 10 साल में जो गरीब लोग थे या मिडिल क्लास लोग थे जिन्हें $1 मिलियन की जो है वो लॉटरी निकली थी, तो अब 5 साल गुजरने के बाद या 6 साल गुजरने के बाद मैं रिसर्च करता हूँ कि अब वो लोग कहाँ पहुंचे हुए हैं। ठीक है, जिन्हें 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले $1 मिलियन मिले लॉटरी में, तो अब उनके पास कितनी वेल्थ क्रिएट हो चुकी है, वो कितने ग्रो हो चुके हैं। तो आप में से मुझे चैट में कोई बताएगा कि 4-5 साल बाद उनकी वेल्थ का अमाउंट क्या होगा। मतलब जैसे 5 साल पहले अगर $1 मिलियन मिले यूएस में, तो आपके हिसाब से राइट नाउ उसके पास कितने पैसे होने चाहिए। $0 डेप्थ, ओके। और ओके, चले, थोड़ा सा मैं एज्यूम कर रहा था कि हमारे पास ना जो है सॉफ्टवेयर डेवलपर है वो ज़्यादा बोलते हैं और उस तरह के लोग हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। यस, ओके, ये बिल्कुल इसी तरह से कि जब रिसर्च आई ना साबित, तो उसका जो रिजल्ट आया उसमें ये आया कि वो सारे के सारे या तो बैंकरप्ट हुए हुए या बिल्कुल दोबारा जिस तरह की पहली पोजीशन थी दोबारा उसी पोजीशन के अंदर आ गए। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल, हो सकता है सारे नहीं आए हों, लेकिन रिसर्च ने ये कहा कि मोस्ट ऑफ द जो लोग थे। तो वहां से ये चीज फाइंड आउट हुई कि जो वेल्थ क्रिएशन है ना, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। इट्स नॉट अबाउट कि आपके पास अभी कितना पैसा है, आप बिजनेस कर रहे हैं या सैलरीड क्लास हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन डाउन द रोड अगर आपका माइंडसेट ठीक होगा तो आप ग्रो हो सकते हैं। इसकी एक और एग्जांपल अगर मैं देखूं, तो आप अगर पाकिस्तान में देखें ना, जो खासतौर पे लेबर क्लास होता है, ठीक है, वो जैसे फॉर एग्जांपल कारपेंटर है या इस तरह के जो काम करते हैं ना, इनका होता है कि मैंने ना महीने में फॉर एग्जांपल 50,000 रुपये कमाने, ठीक है, या दिन में 2,000 रुपये कमाने। तो जिस दिन ये 2,000 रुपये जल्दी कमा लेते हैं ना, फिर उसके बाद क्या करते हैं, पहले वो खर्च करते हैं और फिर उसके बाद अगला दिन शुरू करते हैं। तो वो सेविंग का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। अच्छा, दूसरी इन जनरल अगर मैं बात करूं पाकिस्तान के अंदर, कोई बता सकता है मुझे कमेंट के अंदर कि पाकिस्तान की आबादी का क्या परसेंटेज जो है वो स्टॉक में इन्वेस्ट करता है। चैट के अंदर जो भी नंबर आपको समझ में आ रहा है, 3%, <clears throat> 1%, 5%, ओके गुड, 0.5%, बिल्कुल सही है। अच्छा, यूएस की आबादी का कितना परसेंट इन्वेस्ट करता है स्टॉक के अंदर, कोई ये बता दे। 60%, बिल्कुल ठीक है। अब आप देखें डिफरेंस ऑफ माइंडसेट, देखें कि पाकिस्तान का जो परसेंटेज है ना, वो <<1% है जो स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, इस टाइम पे पाकिस्तान की आबादी है कोई 25-30 करोड़ के आसपास। ठीक है, और जो टोटल अकाउंट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में है ना, वो 5 लाख है। 5 लाख, उनमें से भी समझ लें कि 40-50% जो है ना पिछले 2 साल में आए। ठीक, तो और यूएस में तकरीबन 60-65% लोग हैं जो स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं इन जनरल। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि इन जनरल हम पाकिस्तानी जो है वो इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं रखते। उसके बहुत सारे रीज़न हैं। ठीक, तो यहाँ से अब ये सारी चीज़ें मैं क्यों दोहरा रहा हूँ, ताकि एक बेसलाइन बना सकेंगे हमारे साथ क्या क्या इश्यूज हैं और दुनिया में जो लोग हैं वो किस तरह से करें। इसी तरह से देखें इंडिया की अगर एग्जाम्पल लें, तो इंडिया में जो स्टॉक के अकाउंट है, जैसे पाकिस्तान में 5 लाख है, कोई बता सकता है कि इंडिया के अंदर जो है वो कितने टोटल अकाउंट है। किसी ने बोला है फेयर ऑफ एफबीआर। भाई तो फिर आप वाइट मनी अगर कमा रहे हैं तो वाइट मनी डालें, एफबीआर को बताएं फेयर करने की क्या जरूरत है, पूरी दुनिया में जो ये लगते हैं टैक्सेस। अच्छा बताएं मुझे, पाकिस्तान में 5 लाख अकाउंट है स्टॉक एक्सचेंज में, इंडिया में बता सकते हैं कितने नंबर ऑफ अकाउंट्स हैं स्टॉक एक्सचेंज में। एनीवन? नहीं, ज़्यादा हो गया, 40-50 करोड़ ज़्यादा हो गया। 1 मिलियन बहुत कम हो गया। और करें कोई, थोड़ा सा बीच में आए कुछ और लोग, ये 2-3 लोग ही आंसर कर रहे हैं, बाकी लोग भी करें। 17 करोड़, बिल्कुल, ये जो मोहसिन ने बताया ना, 15 से 17 करोड़ के आसपास नंबर है जो कि इंडिया का स्टॉक। तो आप सोचेंगे इंडिया हमसे स्टॉक बाकी चीज़ों में भी आगे और इन्वेस्टमेंट के माइंडसेट में भी हमसे बहुत ज़्यादा आगे। ठीक है, तो आज हम ना डिस्कस करेंगे। अब जो अब ये जो चीज़ है ना,
अब इसके अंदर हमें ये देखना है कि जब हमारा माइंडसेट इन जनरल इस तरह से है, तो अब हमें ये देखना है कि अगर हम एज अ सैलरीड क्लास पैसे बनाना चाहते हैं ना, तो हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और किस तरह से हमें सबसे पहली क्या चीज़ करनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो है ना वो है, जब भी आप किसी भी बंदे को देखेंगे ना, पाकिस्तान में एक बड़ी मैं बहुत अच्छे स्पीकर हैं, उनकी बात सुन रहा था। उन्होंने बोला था कि आपके जो इक्वेशन होनी चाहिए ना मंथली, वो ये होनी चाहिए कि आपकी इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट, फिर जो रिमेनिंग अमाउंट है ना, वो आपके खर्चे में और घर में यूज़ होने चाहिए। ठीक है, मतलब अभी इक्वेशन क्या होती है पाकिस्तान के अंदर, नॉर्मली आप मासेस के पास चले जाएं, इनकम माइनस एक्सपेंसेस प्लस डेट, और आखिर में कुछ भी नहीं बचता, ना सेविंग में ना कुछ में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा हमारी मंथली इक्वेशन ठीक होनी चाहिए, चाहे हम बिजनेस कर रहे हो, चाहे हम जॉब कर रहे हो, या वट एवर हम कर रहे हो। ठीक है, हमारी जो भी टोटल इनकम मंथली बन रही है, उसमें से एक पोर्शन रखें हम इन्वेस्टमेंट का, उसको माइनस करें सबसे पहले, और फिर उसके बाद जो है वो हम जो भी खर्चा बच रहा है, जो भी पैसे बच रहे हैं, उससे हम करें। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा परसेंटेजेस में बात करूं, तो परसेंटेजेस में ये अमाउंट बनता है, ये पर नंबर बनता है 50-30-20 रूल। ठीक है, एक 50-30-20 रूल दुनिया में बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें ये कहते हैं कि भाई, कि अगर आपकी सैलरी फॉर एग्जांपल ₹1,00,000 है ना, तो 50% जो है वो आपके फिक्स एक्सपेंसेस जो है उसमें लगना चाहिए। मतलब क्या है, क्या फिक्स एक्सपेंसेस क्या हो गया, जिसके बगैर आप रह ही नहीं सकते। अगर आप रेंट के घर में रह रहे हैं तो उसका रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, खाना पीना, ग्रॉसरी, ये आपके फिक्स एक्सपेंसेस आ गए, बच्चों की स्कूल की फीस। तो इसका मतलब अगर आप ₹1,00,000 कमा रहे हैं, तो 50,000 से ज़्यादा आपका एक्सपेंस नहीं होना चाहिए। अब क्या होता है, आप ₹1,00,000 कमा रहे हैं, आपने घर में एसी लगा लिया, आपने बोला यार इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो इतना आता है। भाई, जब आपका सैलरी इतनी नहीं है, तो आप जो है वो इलेक्ट्रिसिटी एसी ना लगाएं। और अगर आपने एसी लगाना है, तो आपने फिर 50% बनाने के लिए आपको अपनी इनकम ज़्यादा इंक्रीज करनी चाहिए। तो ₹1,00,000 तो आपने 1.5 लाख 2 लाख रुपए पे कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए या तो आप अपनी जो करंट जॉब है उसमें थोड़ी सी एफर्ट्स करें, या फिर दूसरा काम क्या है कि आप जो है पार्ट टाइम कोई जॉब करें, लेकिन आपका जो फिक्स एक्सपेंस है वो 50% के अंदर लाई करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ होगी 30%। 30% क्या होता है, आपकी इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट में क्या हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहीं शादी में जाना है, आपने जो है घर के खर्चे करने हैं, सही है, आपने फैमिली के साथ बाहर जाके खाना पीना करना है, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएगी इंटरटेनमेंट के अंदर। ठीक, बाकी जो 20% है, वो आपका हमेशा इन्वेस्ट होना चाहिए। तो इसका मतलब ₹1,00,000 अगर आपकी सैलरी है, तो ₹50,000 आपका एक्सपेंस होना चाहिए। ठीक है, 25 से 30,000 रुपये आपकी इंटरटेनमेंट। तो इसका मतलब मंथली बेसिस पे आप जो मैक्सिमम खर्च कर सकते हैं ना अपने पूरे घर के अंदर, इंटरटेनमेंट इंक्लूडेड, वो 70 to 75 मेरे हिसाब से। नॉर्मली लोग 30% 80% बोलते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ ये टोटल जो है 75 होना चाहिए, और 25 आपकी जो है वो इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। ठीक है, दैट इज़ वन थिंग। तो ये रूल आपने एज अ सैलरीड क्लास अगर इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ, तो उसे आज से इम्प्लीमेंट करें। सबसे पहली चीज़ तो ये है, अगर आपने वेल्थ क्रिएट करनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि इन्वेस्टमेंट से भी पहले आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, वो ये है कि आपके पास एक इमरजेंसी फंड हमेशा मौजूद हो। ठीक है, इमरजेंसी फंड क्या होता है कि लेट सपोज आपके घर का खर्चा जो है, जिसके बगैर आप नहीं रह सकते, सर्वाइवल मुश्किल है, वो फॉर एग्जांपल ₹50,000। तो आप 50,000 को मल्टीप्लाई कर लें कम से कम भी 10 या 12 से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास कम से कम भी 5 लाख से 6 लाख आपके पास हर टाइम मौजूद होने चाहिए। इन्वेस्टमेंट से पहले आपके पास इमरजेंसी फंड पहले जमा होना चाहिए। अब ये इमरजेंसी फंड क्यों जमा होना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान में रखें कि देखें, इन्वेस्टमेंट जो है ना, आप रिलैक्स माइंड से तब कर सकेंगे या उसको आगे ग्रो होने तब देंगे, जब आपका जो मंथली एक्सपेंस है उसके लिए आपको टेंशन ना हो रही हो। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आपके पास ये इमरजेंसी फंड नहीं है और आप सैलरीड क्लास हैं और खुदा ना खास्ता आपकी जॉब लग गई, तो अगले ही महीने आपके पास पैसे ख़त्म हो जाएंगे और आपको किसी से उधार मांगना पड़ेगा। और उसका नुकसान क्या होगा आपको, कि अगर आप दूसरी जॉब ढूंढने जाएंगे, तो आप फ्रस्ट्रेशन के अंदर अपना जो पे स्केल है उसको नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको ज़रूरत होगी कि यार मुझे फ़ौरन मिल जाए। लेकिन अगर आपके पास इमरजेंसी फंड पड़ा हुआ है 10 महीने का, 8 महीने का, तो आपको पता होगा कि यार चलो मैं अच्छी जॉब, अच्छे पैकेज के चक्कर में 2-3 महीने और सर्वाइव कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास इमरजेंसी फंड मौजूद है। तो इन्वेस्टमेंट से भी पहले इमरजेंसी फंड बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ये गलती नहीं करते। मैं आपको एक रीसेंट एग्जांपल देता हूँ। मैं अभी लाहौर गया हुआ था, मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, उनके पास मैं मिलने गया। अब मैं दोनों का
हस्बैंड एंड वाइफ, मतलब इतना अच्छा रिलेशनशिप है कि जब भी वो यहाँ कराची आते हैं तो वो मेरे घर पे रहते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ। मैं जब वहाँ जाता हूँ तो मैं उनके घर पे रहता हूँ, इस तरह का रिलेशनशिप है। अब मेरे जो दोस्त की सैलरी है ना, जो टैक्स कट वगैरह के मिलती है, वो है तकरीबन कोई 2 लाख रुपए, ठीक है। और 2 लाख रुपए हैं मेरी जो भाभी हैं उनकी सैलरी। तो आप समझ लें कि 4 लाख रुपए उनकी मंथली इनकम जनरेट हो रही है वहाँ पे, ठीक है। मैंने उससे पूछा कि भाई एक बात बताओ कि तुम्हारे पास कोई सेविंग या इमरजेंसी फंड पड़ा हुआ है? उसने बोला कोई इमरजेंसी फंड नहीं है, ठीक है। और वो इस चीज़ पे है कि अगर आज उसकी और उसके जो मैंने खर्चे देखे ना, तो उसके खर्चे इस जो मैंने पूरे कैलकुलेट उसके साथ बैठ के ना एक्सेल शीट के ऊपर वो सारे कैलकुलेशन की, तो उसका जो खर्चा आ रहा था जिसके बगैर वो सर्वाइव नहीं कर सकता, वो आ रहा था उसका 3 लाख रुपए। तो मैंने उससे बोला भाई खुदा के बंदे कि अगर तुम में से किसी एक की भी अगर जॉब चली गई तो ये जो 1 लाख रुपए का माइनस है ये कैसे करोगे पूरा, ठीक है। तो हमारे ये इस वजह से ज़रूरी है 50-30 रूल और इमरजेंसी फंड बनाना, ताकि खुदा न खास्ता अगर आपका जॉब चली जाती है, कुछ हो जाता है, तो आप जो है वो मेंटली रिलैक्स रहें। आपने जो इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं उनको आपको निकालना ना पड़े लॉस के अंदर, और जो है वो आप अगर किसी न्यू जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अच्छी तरह से नेगोशिएट कर सकें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने इस चीज़ के ऊपर, और ये बोलने में या सुनने में बहुत आसान लगती है, लेकिन आपके आसपास बहुत सारे लोग होंगे, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे होंगे, इम्प्लीमेंट नहीं करते। उसका रीज़न क्या है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा, और बहुत सारे लोग जो है वो ट्राई भी कर रहे होंगे, लेकिन उनसे जो है वो बाहर दोस्तों में आना जाना और ये सारी चीज़ों के अंदर वो कर रहे होते हैं। अच्छा, एक और डिफरेंस या ज़हन में रखें कि अगर आपने अपने पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करना है ना, तो आप इस माइंडसेट से निकल जाएँ कि जो चीज़ आप खरीद रहे हैं, वो इसलिए खरीद रहे हैं कि वो आप किसी को दिखा सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ अपने आस-पास में जो आईफ़ोन खरीद के बैठे हुए हैं, ठीक है? लेकिन उनका महीने का खर्चा पूरा नहीं हो रहा होता, ठीक है? आईफ़ोन क्यों लिया हुआ है? कि बस जो है वो दिखाना है, या उन्होंने अपने बच्चे को आईफ़ोन दिलाया हुआ है और फिर बच्चे की फ़ीस के लिए जो है वो रिलेटिव से बोलते हैं यार थोड़ी-सी मदद कर दो। मतलब व्हाट इज़ दिस माइंडसेट यार? कि आप सोचो कि आपने प्रायोरिटी सेट करनी है। आपकी प्रायोरिटी अगर बच्चे को पढ़ाना है तो फिर आपने आईफ़ोन नहीं दिलाना है उसे, ठीक है? और दूसरों को दिखाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं करना है। इसी तरह से रिसेंट एक एग्ज़ाम्पल है कि हमारे यहाँ क्या हुआ, एक रिलेटिव कह लें बड़े दूर के, उनकी बेटी की शादी थी। वो मेरी अम्मी के पास आए, उन्होंने बोला कोई थोड़ी-सी ना आप हेल्प कर दें, ठीक है? मैंने बोला ठीक है, जो नॉर्मली होता है पाकिस्तान में मिडल क्लास में। तो उनका जो उनके पास जो पैसे थे, जो उनके इन हैंड पैसे थे, वो 3 लाख रुपए उनके पास थे, ठीक है? लेकिन जो अपनी बेटी की शादी कर रहे थे और उसमें जो जहेज़ और ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर रहे थे, तो उनका टोटल खर्चा बन रहा था, वो कोई 8 से 10 लाख रुपए बन रहा था। तो मैंने उन्हें समझाया कि भाई आप एक बात बताएँ, ये जो आप इतनी ज़्यादा लेविश लाइफ़स्टाइल में शादी करना चाह रहे हैं, ठीक है? और आपके पास 3 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा किसी से लोन लेके ये कर रहे हैं, तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इट, ठीक है? अगर आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि भई मैंने 3-4 डिशेज़ रख दी हैं, मैंने एक अच्छे घर में वो कर लिया है, तो लोग जो है वो करेंगे। भई लोग एक अच्छा एक और पाकिस्तान में ज़हन में रख लें, ये जो लोग हैं ना, ये हम ही लोग हैं, ठीक है? मतलब ये कोई पाकिस्तान से बाहर इंडिया या ईरान से या अफ़गानिस्तान से कोई आके हमें नहीं कहता, हम ही एक-दूसरे को कहते हैं। तो लोग क्या कहेंगे, इससे ना आपको बिल्कुल ही सोचना नहीं चाहिए। इसकी वन ऑफ द एग्ज़ाम्पल या करंट एग्ज़ाम्पल लूँगा, थोड़ी-सी पॉलिटिकल हो जाएगी, लेकिन मैं बताता हूँ कि अच्छा, एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि रिसेंटली ना, तो लोग क्या कहेंगे उसके ऊपर आपने ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि भाई आप जो है वो किस तरह से मतलब उनके कहने पे या वो क्या सोच रहे हैं उसके उस पे डिसीजन मेकिंग आपकी नहीं होनी चाहिए। अब वो चाहे आपने घर लेना हो, आपने कार लेनी हो, आपने मोबाइल लेना हो, आपने अपनी शादी करनी हो, ठीक है? जिसके पास 3 लाख रुपए इन हैंड है ना, तो अगर वो 8 लाख की शादी कर रहा है तो वो उसके लिए लेविश ही है, ठीक है? और अगर किसी के पास 5-10 करोड़ है, तो उसके लिए लेविश जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल 2-3 करोड़ रुपए हो सकते हैं। तो लेविश की डेफ़िनेशन वेरी करती है किसके पास कितने पैसे हैं। तो आपके पास जितने पैसे हैं, आप उस पैसों में रख के काम करें तो आपको मेंटली सुकून होगा। अगर आप ये सोचें कि मुझे अपनी जो है बेटी को जहेज़ भी ज़्यादा देना है, ठीक है, मुझे और भी सारे 10 किस्म के फंक्शन करने हैं, और फिर आपने जो है वो उधार में आके फिर हर महीने लोगों को पैसे वापस करने हैं और उनसे बातें सुननी है, तो फिर इस माइंडसेट से आप कभी भी ग्रो नहीं हो सकते, ठीक है? तो ये एक चीज़ ज़हन में रखें सबसे पहले। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ कि क्या
अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करें, जैसे मैं अपने दोस्त की एग्जांपल बता रहा था, तो मेरे दोस्त के पास, अच्छा ये दोस्त मेरा पीएचडी होल्डर है, ठीक है, एक और चीज़, मतलब उसने क्या नाम है, साउथ कोरिया से अपनी एजुकेशन ली है, फिर उसके बाद उसने इटली से अपना पीएचडी किया है, ठीक है। एक अलग टॉपिक है कि पीएचडी होल्डर को पाकिस्तान में सैलरी इतनी कम मिलती है, लेकिन उसको मैंने, अब उसके पास कोई ना इनकम नहीं है, अब मैंने उसको क्या समझाया, मैंने उससे बोला कि भाई अगर तुम महीने के सिर्फ 20,000 रुपये, वो उसकी जो जॉब स्टार्ट हुई वो तकरीबन 2014 14-15 से स्टार्ट हुई, ठीक है। तो मैंने उससे बोला कि भाई 2000, ये कैलकुलेटर है, सब कैलकुलेटर, जो कि ये बताता है कि यार मंथली बेसिस पे आप कितना इन्वेस्ट करें तो आपके पास कितने पैसे अब तक हो सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने उससे बोला कि यार 20,000 रुपये अगर तुम इन्वेस्ट करते किसी अच्छी इन्वेस्टमेंट में, ठीक है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम्हें 20% ईयरली रिटर्न मिल रहा होता और तुम्हें अभी जॉब करते हुए हो गए तकरीबन 10 साल, ठीक है। अच्छा, ये 20% रिटर्न, इसके ऊपर मैं एक डिटेल डिस्कशन करूंगा कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो ईयरली आरओआई क्या होना चाहिए, ठीक है। बल्कि मैं अभी थोड़ी देर में आपको बता देता हूँ कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं ना, तो इन्वेस्टमेंट करते वक्त आपने ये, आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि ईयरली आरओआई क्या होता है, कि अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, ठीक है, अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें साल में आप कितने पैसे बनाएंगे। तो अगर 100 रुपये इन्वेस्ट करके अगर आप साल के 10 रुपये बना रहे हैं, 110 रुपये बन रहे हैं, तो आपका आरओआई हो गया ईयरली 10 रुपये, ठीक है, 10%। इसी तरह से 20 रुपये बना रहे हैं 100 रुपये पे, तो उसका मतलब 20%। किसी ने बोला 14% भी होता है, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप इन्वेस्टमेंट सोच समझ के कर रहे हैं तो 18 से 20%। और अगेन जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं वैल्यू इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, और मैं जो हॉराइजन देख रहा हूँ वो कम से कम भी जो है वो 15 से 20 साल का देख रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे मैं इस एग्जाम्पल के अंदर भी कम से कम 10 साल का हॉराइजन ले रहा हूँ, ठीक है। तो हमेशा याद रखें कि अगर आपने अपनी एसेट बिल्ड करना है ना, तो एसेट बिल्ड करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। आपने बहुत सारे ना स्टोरी सुनी होगी अपने ख़ानदानों में, अपने घर वालों में, कि उनके अब्बू ने ये प्लॉट लिया था इतने साल पहले, आज देखो ये करोड़ों का हो गया, ठीक है। तो अगर आप देखें उनके माइंडसेट को, ये बोलना बड़ा आसान है कि वो उस टाइम लिया था और 15-20 साल बाद जो है वो इतने करोड़ का हो गया, लेकिन 15-20 साल तक उस प्लॉट को नहीं बेचना, ये जो माइंडसेट है, ये है एक्चुअली माइंडसेट जिसके ऊपर आप लोगों को अमल करना पड़ेगा। जो बहुत सारे लोग जो मैं देखता हूँ जो सैलरीड क्लास वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते, उनका माइंडसेट क्या होता है, जैसे अब पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली एक माइंडसेट है ट्रेडिंग का माइंडसेट। लोग लोग क्या बोलते हैं, क्विक मनी बनानी है उन्होंने, तो उन्होंने आज जो है वो स्टॉक्स में पैसे डाले, आज जो है क्रिप्टो में पैसे डाले, और अगले दिन उन्हें जो है मिलीनियर बनना होता है, बिलियनियर बनना होता है। तो अगर आपका इस तरह का माइंडसेट है, तो दो टाइप के माइंडसेट होते हैं, एक है ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म माइंडसेट, एक है लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टमेंट। जो सैलरीड क्लास है उनके लिए लॉन्ग टर्म वैल्यूड इन्वेस्टर वाला माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है, अगर वो लॉसेस से बचना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप फुल टाइम जॉब कर रहे हैं और उसके साथ ट्रेडिंग वाला काम कर रहे हैं, तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आपको लॉसेस ज़्यादा होंगे। क्योंकि रिसर्च के मुताबिक जो लोग ट्रेडिंग फुल टाइम एक्टिव करते हैं ना, उनमें भी जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो परसेंटेज वाइज अगर देखें तो वो 3% ही है, ठीक है। तो जब एक्टिवली जो काम कर रहा है फुल टाइम उसकी परसेंटेज 3 है, तो आप अगर जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपकी परसेंटेज जो है वो सोच लें क्या हो सकती है। बहुत सारे लोग हो सकता है इस सेशन में हों जिन्होंने ट्रेडिंग करके पैसे बनाए हो, ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं तो हम मासेस की बात करते हैं जिसमें लोगों को नुकसान नहीं हो और वो नहीं हो, ठीक है। अच्छा चलें, इसके ऊपर सब लोग कुछ बोल रहे हैं 18, मैं 18% कर लेता हूँ और बोलें, ठीक है। अच्छा 18% वैसे अगर स्टॉक एक्सचेंज का पिछले 15 साल का आप रिटर्न देखेंगे ना ऑन एवरेज, तो 18% है। और पिछले 15-20 साल में पाकिस्तान के अंदर हर तरह की चीज़ें हो चुकी हैं, जिसके अंदर गवर्नमेंट आना, गवर्नमेंट जाना, दूसरे इंसिडेंट, इस तरह की सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो इस वजह से 18% एक नॉमिनल ले सकते हैं, ठीक है। अब आप देखें कि अगर वो 20,000 रुपये, और 20,000 रुपये उसके लिए मंथली बेसिस पे इन्वेस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। जाहिर सी बात है, कोई भी बंदा अगर पैसे स्टार्ट कर रहा है कमाना, तो 20,000 रुपये सेव करना मुश्किल काम नहीं था उसके लिए, लेकिन उसने नहीं किया। अगर वो करता हर महीने, तो अभी उसके पास, वो टोटल इन्वेस्टमेंट करता कोई 2.4 मिलियन, और अभी उसके पास 6.73 मिलियन अमाउंट मौजूद होता, ठीक है। जबकि जो कि अभी इसके पास नहीं है। और 6.7 मिलियन का मतलब ये है
कि वो एक मेंटल रिलैक्सेशन में होता, उसके खुदा ना खास्ता जॉब भी जाती तो उसे कोई मसला नहीं होता, ठीक है। तो और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो देखने वाली है वो ये है कि कंपाउंडिंग का एक इफेक्ट आपने सुना होगा। कंपाउंडिंग क्या होती है कि जब आप हर मंथ आहिस्ता 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 इन्वेस्ट करते रहते हैं, एक साल बाद फॉर एग्जांपल आपके जो है वो 20,000 रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक साल बाद जो टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी हो चुकी होगी जिस भी एसेट क्लास, अभी एसेट क्लास की मैं बात नहीं कर रहा, जिस भी एसेट क्लास में आप कर रहे हैं, तो वो 1,20,000 रुपये हो जाएगी एक साल बाद, ठीक है। 1,40,000 हो जाएगी। फिर उसके बाद जो अगला साल आएगा तो जो कंपाउंडिंग लगेगा वो जो एक्चुअल अमाउंट आपकी बनी हुई है उसके ऊपर 18% लगेगा। फिर जो अगला साल आएगा उसके ऊपर 18% लगेगा। तो इस तरह से आपका अमाउंट जो है वो कंपाउंड होता चला जाएगा और आपको वैल्यू मिलती जाएगी। तो आप जैसे लोग जो जॉब कर रहे हैं ना, उनके लिए सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ये है कि आप अपनी जो भी इनकम है उसका 20 या 25% मंथली बेसिस पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दें, ठीक है। और मैंने आपको ये दिखा दिया है कि अगर आपका ईयरली 18% रिटर्न आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसको ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल 15 साल का एवरेज, ठीक है। अगर 15 साल इसी अमाउंट को मैं लगा के रखूं तो मेरे पास जो अमाउंट बनेगा वो तकरीबन 18 मिलियन बनेगा, ठीक है। 18 मिलियन का मतलब क्या हो गया आपके कि 1,80,00,000 रुपए के आसपास, ठीक है। तो अब आप ये सोचें कि आपने मंथली बेसिस के ऊपर बहुत जो है वो छोटी 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 इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और 15-20 साल बाद आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी बड़ी हो गई। आप में से बहुत सारे लोग जो अपनी जो करियर है उसके अर्ली स्टेजेस के अंदर हैं, फॉर एग्जांपल जो है वो 25-30 साल के हैं, 25 साल के हैं, तो आप सोचें कि 15 साल बाद आप सिर्फ 40 साल के ही हुए होंगे। तो अगर आप अभी से दो दो 20-20 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करना शुरू करें तो ऑटोमेटिकली आपके पास एक अच्छी अमाउंट होगी कि जब आपके बच्चे बाहर आपने उन्हें पढ़ने के लिए भेजना है या उन्हें कोई उस टाइम पे अपनी ग्रेजुएशन के बाद कोई अच्छी जगह पे जॉब करनी है, ठीक है, वो सॉरी बिजनेस करना है, तो आपके पास एक हैंडसम अमाउंट होगी जिसमें वो रिस्क ले सकेगा। अभी क्या होता है, सैलरीड क्लास बेचारी वो इन्वेस्टमेंट करती नहीं है, ठीक है। और फिर एट द एंड ऑफ द डे जब वो एज उनकी ज़्यादा हो जाती है तो अपनी रिटायरमेंट में भी वो बेचारे सफ़र करते हैं और फिर उनके जो बच्चे होते हैं उनको भी जो एजुकेशन तो अच्छी दे पाते हैं लेकिन बाहर भेजना है या कोई बिजनेस करना है तो उसकी लग्जरी नहीं होती, ठीक है। तो इस वजह से सबसे अच्छी चीज़ जिसमें ज़हनी सुकून है आपके लिए वो ये है कि आप मंथली बेसिस के ऊपर करते रहें। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। लेट सपोज अब ये बात कर लेते हैं जो वो लोग बोल लेते हैं ना यहाँ पे 13%, 14%, 18%, उनके लिए थोड़ा सा एक चीज़ है, ROI कैलकुलेटर है ये। ROI कैलकुलेटर क्या बता रहा है, अभी मैं स्टॉक के ऊपर आपको बता रहा हूँ करके, बाकी दूसरी कंपनीज में भी हो सकता है, ठीक है। ROI कैलकुलेटर क्या बताता है हमें, हमें ये बताता है कि हमने अगर कोई अमाउंट किसी पाकिस्तान की कंपनी में अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ बहुत सारे लोगों के लिए, शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो, क्योंकि पाकिस्तान में लोग ना स्टॉक एक्सचेंज को समझते हैं सट्टा बाजार है, इसमें इन्वेस्टमेंट करना जो है वो फॉर एग्जांपल हराम नहीं है, शरिया के हिसाब से नहीं है। तो ये नहायत ही गलत बात है, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज को सिंपल वर्ड्स में अगर आप समझें तो स्टॉक एक्सचेंज क्या है, एक ऐसी जो पाकिस्तान की बेहतरीन कंपनीज हैं, ठीक है, वो वहाँ पे लिस्ट हुई हुई हैं, ठीक। और जब हम स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं उसका मतलब ये होता है कि हम उसके पार्टनर बन रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से कि जैसे डिजिटल डिविडेंड है ना, एक कंपनी है आपकी, एक प्रॉपर बिजनेस कर रही है, तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो इसमें आप इसके पार्टनर बन जाएंगे और आपको जो पैसे मिलेंगे वो पैसे वो मिलेंगे जो कंपनी ये प्रॉफिट बना रही है। लेट सपोज फॉर एग्जांपल आपने इसके अंदर पार्टनरशिप बने, आपने 10% की पार्टनरशिप ले ली एग्जांपल के तौर पे, ठीक। अब वो प्रॉफिट बना रहा है लाख रुपए, तो लाख रुपए का मतलब है 10,000 रुपए वो आपको देगा। तो स्टॉक एक्सचेंज सिंपली क्या चीज़ है कि बहुत सारी कंपनीज हैं पाकिस्तान की वहाँ पे लिस्ट, और हम जब इन्वेस्ट करते हैं तो उन कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और वो कंपनी जब प्रॉफिट बनाती हैं तो हमें फ़ायदा होता है, जब वो प्रॉफिट नहीं बनाती या इकोनॉमी अच्छी नहीं होती तो हमारे पैसे जो है वो उसमें कम हो जाते हैं, और ये हर बिजनेस में ऐसा ही होता है, ठीक है। अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज में आप लोगों को क्या नहीं करना चाहिए वो चीज़ अभी आपके जहन में होनी चाहिए, वो ये है कि स्टॉक एक्सचेंज में आपने कभी भी ट्रेडिंग नहीं करनी। जो इंट्रा डे ट्रेडिंग होती है वो आपने जब जब तक, मैं तो बोलता हूँ फुल टाइम पे भी ना करें ट्रेडिंग, लेकिन जॉब के साथ कभी भी ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, उसके लिए आपकी एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, उसके फंडामेंटल्स आपको अच्छी तरह से पता होने चाहिए,
तब जाके आप करें तो आप वहाँ से पैसे बनाएंगे। अदरवाइज जो है ट्रेडिंग में पैसे बनाना बहुत मुश्किल काम है। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, रियल एस्टेट में भी जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म पे आपको फायदा होता है, स्टॉक में भी लॉन्ग टर्म में फायदा होता है, क्रिप्टो हो गया, गोल्ड हो गया, जो भी आप एसेट क्लास ले लें उन सब के अंदर जो है वो आपको लॉन्ग टर्म पे फायदा ही होता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। नेशनल फूड्स का किसी ने नाम सुना हुआ है? नेशनल फूड का किसी ने नाम सुना है? यस या नो बता दे। ओके गुड। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि नेशनल फूड के आप मसाले खाते हैं। इस नेशनल फूड में अगर इन्वेस्टमेंट की होती है हमने, और एग्जांपल के तौर पे 2002 में ये आई थी, कंपनी लिस्ट हुई थी मतलब। ठीक है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसकी प्राइस हिस्ट्री देख लेता हूँ। इट्स नॉट शोइंग। ठीक है, 2003 में इसकी तकरीबन प्राइस थी कोई 2002 में 5027। मैं एवरेज ले लेता हूँ कि 50 रुपीज़ के ऊपर मैंने इसके शेयर बाई किए थे, और मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 5 लाख के शेयर बाई किए थे तो 10,000 शेयर हो गए। ठीक है। अब मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैंने इसे 2003 2002 में बाई किया। ये मुझे स्क्रीन के ऊपर लेके नहीं जा रहा, 2002 पे मैं यहीं पे कर लेता हूँ। 2003 में मैंने जो है वो 50 रुपए का एक शेयर, 10,000 शेयर मैंने बाई किए। अब मैं देखता हूँ उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसे छोड़ दिया। ठीक है। अब आप देखें कि आपने इन्वेस्ट कितना किया था, 5 लाख रुपए। ठीक है। आपने 10,000 शेयर बाई किए थे और उसके बाद आपने बस बाय करने के बाद छोड़ दिया। अब आप देखें 2025 में मैजिक क्या हुआ है कि आपने 10,000 शेयर बाई किए थे, अभी जो शेयर के नंबर ऑफ शेयर आपके पास होते हैं वो कोई होते हैं 55,48,000। ठीक है। और जो आपके पास अमाउंट होता, अब ये अमाउंट रीड करके कोई बता दे कि क्या अमाउंट है। ठीक है। ये होता 19 करोड़ 88 लाख रुपीस। तो आप सोचें कि सिर्फ 5 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए थे, ऑल्दो के 2002 में 5 लाख एक बड़ा अमाउंट था, लेकिन अब मतलब ये बताना चाह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कितना फायदा होता है। ठीक है। तो आप ये चेक करें कि सिर्फ आपने 5 लाख इन्वेस्ट किए थे और अभी आपके पास होते हैं तकरीबन 19 करोड़ 88 लाख रुपीस। ठीक है। तो आप सोचें कि आपने 2002 में तो नहीं किया इन्वेस्ट, लेकिन अभी आप इन्वेस्ट कर दें और उसे अगले 10 15 20 साल के लिए छोड़ दें तो अगले 15 20 सालों में उसकी वैल्यू भी इसी तरह से एक्यूमुलेट हो जाएगी। और अगर मंथली बेसिस पे करते रहेंगे अमाउंट के कैपिटल, अच्छा एक और चीज़, अभी मंथली बेसिस पे आप करते रहेंगे तो आपको क्या होगा कि आने वाले 10 15 20 सालों में आपकी जो वेल्थ है वो बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाएगी। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार स्टॉक के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्की है, स्टॉक की सिलेक्शन कैसे करनी है। नेक्स्ट जो हम अपना ऑनलाइन सेशन, आज का जो सेशन है उसका मेन मकसद ये है कि थोड़ी सी माइंडसेट क्रिएट करना, थोड़ी सा ओवरव्यू देना, ताकि लोगों को समझ में आए कि भाई क्या फ़ायदा हो सकता है इन्वेस्टमेंट का, क्यों करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट, उससे क्या हो सकता है। अच्छा, कामरान ने एक सवाल पूछा। अच्छा, जो जो सवाल आपके आते जाए ना वो सवाल पूछते जाएं, ताकि ये कि आप लोग को आंसर भी मिलते जाएं। ऐसा नहीं है कि ये पूरा होगा फिर उसके बाद हम सवाल जवाब करेंगे, बीच में पूछते हैं। अच्छा, इन्होंने पूछा कि कौन सा एरिया है जहाँ पे जो है वो इन्वेस्ट करना चाहिए। हमेशा याद रखें कि इन्वेस्टमेंट का एक जो रूल है ना वो है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है, कभी भी आप एक एसेट क्लास के अंदर अपने पैसे नहीं रखें। ठीक है। क्योंकि एक मैं आपका जब स्टॉक का नेक्स्ट वीक में जब सेशन लूंगा ऑनलाइन तो उसमें मैं बताऊंगा कि मनी रोटेशन एक चीज़ होती है कि मनी एक्चुअली रोटेट कैसे करती है। ठीक है। और उसके बेसिस के ऊपर हमें अपना जो पोर्टफोलियो है वो थोड़ा सा मैनेज करना होता है। और जो बेस्ट तरीका है वो है डाइवर्सिफिकेशन, कि आपके पास जो मंथली बेसिस पे लेट्स सपोज लाख रुपए सैलरी है, मंथली बेसिस पे 25,000 रुपये जो है वो आप बचा सकते हैं। तो 25,000 रुपये ऐसा नहीं है कि 25 के 25,000 रुपये आपने गोल्ड में लगा दिए, 25 के 25,000 आपने जो है स्टॉक में लगा दिए, क्रिप्टो में लगा दिए, या XYZ किसी जगह पे लगा दिए। आप उसको डाइवर्सिफाई करें, उसमें से कुछ परसेंटेज आप गोल्ड में डालें, कुछ परसेंटेज आप स्टॉक में, कुछ क्रिप्टो के अंदर, और कुछ बाकी अगर आपने बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करें। ठीक है। लेकिन वो मैं रिकमेंड नहीं करता बहुत सारे लोगों को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड मॉडल है। हाँ, फौजी प्रोडक्ट आप कर लें, हो सकता है फौजी लोग चले जाएं, हो भी सकता है।
हाँ अच्छा, मिनिमम अमाउंट, एक ये सवाल बहुत ज़्यादा आता है कि मिनिमम अमाउंट क्या इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए मिनिमम या मैक्सिमम कुछ नहीं होता। आप आप वो अमाउंट, अच्छा इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर आप जो है, अगर आपके लेट्स सपोज 20 लाख 25 लाख रुपए अभी पड़े हुए हैं, तो इस टाइम पे आपको मेरे हिसाब से स्टॉक में सारा अमाउंट नहीं डालना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि क्रिप्टो हो गई, स्टॉक हो गई, ये सारी की सारी जो चीज़ें, इन सब के अंदर अभी ये सब अपने बिल्कुल एंड के ऊपर है, मतलब अपने सबसे टॉप पे जा रही हैं, ठीक। तो जब मार्केट टॉप पे जाती है ना, तो उसके बाद उसे नीचे भी आना होता है। मैं आपको ना इसको शो करता हूँ ग्राफ के जरिए, सारे इंजीनियर्स हैं तो ग्राफ समझ जाएंगे। अच्छा नेक्स्ट क्लास होगी उसकी, तो उसमें सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि कौन से, कहाँ से आप स्टॉक को बाय करना चाहिए, कौन सी ऐप है। नॉर्मली ब्रोकर्स होते हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे जो है वो क्या नाम है देखें टॉप 10 ब्रोकर्स कौन से हैं, उनमें से किसी एक के पास भी चले जाएं, सारे एक ही हैं, ठीक है। अच्छा लेट्स सपोज KSE 100 इंडेक्स हम देख लेते हैं। जो बात हो रही है ना कि किस टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए और कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके ऊपर ये आंसर देता हूँ। और लॉन्ग टर्म पे अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो हमेशा आप प्रॉफिट में ही होंगे। उस चीज़ का आंसर आपको यहाँ से ग्राफ देख के मिल जाएगा। KSE 100 इंडेक्स का मतलब समझा देता हूँ। KSE 100 इंडेक्स का मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो टॉप 100 कंपनीज हैं उनको मिला के जो भी वैल्यू बन रही है स्टॉक की, उसके हिसाब से क्या वैल्यू बनती है उसकी, ठीक है। अब ये देखें, ये मैंने KSE 100 इंडेक्स का ग्राफ बनाया है। ग्राफ में एक चीज़ कॉमन देखें कि ग्राफ हमेशा ऊपर ही जा रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म पे देख रहे हैं तो ये ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। तो एक बहुत अच्छी कहावत है जो स्टॉक्स के अंदर हमारे दोस्त वगैरह हम इन्वेस्ट करते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि यार स्टॉक और इंसान दोनों को ऊपर ही जाना होता है इन अ लॉन्ग रन, सही है। तो कोई अगर इंसान सोचे कि मैं कभी ऊपर नहीं जाऊंगा तो ऐसा भी नहीं हो सकता, और कोई अगर सोचे कि स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा तो ऐसा भी नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन क्या हो सकता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि यहाँ पे स्टॉक से पहले इंसान ऊपर जा सकता है, वो इंसान जो ट्रेडिंग करेगा, ठीक है। अच्छा देखिए, मैं क्या बात बता रहा था कि लॉन्ग टर्म पे अगर अब टाइमिंग क्यों बेहतर होती है, या इस टाइम पे मैं क्यों बोल रहा हूँ कि स्टॉक में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसका रीज़न ये है कि मार्केट अपने टॉप पे अगर आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर देंगे इस टाइम पे, तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो करेक्शन ले ले बहुत ज़्यादा, और जब मार्केट गिरती है ना तो 30 40 50% भी गिर जाती है। तो अगर 50 लाख लगाएंगे तो वो 25 लाख हो जाएंगे, ठीक है। तो उसका भी मैं तरीका बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए। पहली तो ये चीज़ है कि वो जो 20% मंथली है ना, वो तो आप आज से इन्वेस्ट करना शुरू कर दें, उसका कोई मसला नहीं है, ठीक है। हैवी अमाउंट अभी इन्वेस्ट नहीं करनी है, स्टॉक वाली क्लास में डिटेल में बताऊंगा। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे, अब होता क्या है, इन अ लॉन्ग रन तो मैंने जो बोला ना 15 20 सालों में ऊपर ही जाएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म पे देखें, अगर मैंने इस टाइम पे इन्वेस्ट किया होता, ये 66,000 जिस टाइम पे वैल्यू थी, अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर देता तो क्या होता, मार्केट नीचे चली जाती, ठीक है। तो ये क्या है, 66,000 से 59,000 पे चली गई, 57,000 पे चली गई। तो ये 10,000 पॉइंट्स गिरने में ना आपके जो पोर्टफोलियो है वो अच्छा खासा गिर जाता है। तो हर बंदे के पास ये गुर्दा नहीं होता कि वो उसको देख सके, ठीक है। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए टाइमिंग आपको देखनी होती है। लेकिन जो मैंने बताया ना, इनकम का 20% जो डालना है वो आप आज से डालना शुरू कर दें और हर महीने डालते रहें, कोई इशू नहीं है। मार्केट गिरेगी भी तो इतना ज़्यादा आपको मसला नहीं होगा। तो मार्केट हमेशा, अगर मैं अब यहाँ दिखाऊँ आपको, मार्केट हमेशा वेव की फॉर्म में जाती है। अब यहाँ पे देखें 46,000 पे थी मार्केट, ये गिर के कहाँ चली गई, 27 पे। आप सोचें कि अगर आपने 47 पे डाला होता और 27 का मतलब है 50% के आसपास गिर गई, तो आपके तो हालात हो जाते बिल्कुल टाइट। तो लेकिन अगर आपको ये पता होता कि मैं मंथली बेसिस के ऊपर डाल रहा हूँ, तो उसमें ये मसला कभी भी नहीं होता, ठीक है। अच्छा, मीज़ान इन्वेस्टमेंट के लिए गुड ऑप्शन है या नहीं, देखें गुड ऑप्शन क्या है सबसे ज़्यादा, कि आप अच्छे स्टॉक्स को सेलेक्ट करें और हर महीने उसमें डालते रहें पैसे। दिस इज़ द ओनली गुड ऑप्शन। इसके अलावा कोई और गुड ऑप्शन नहीं है, वो चाहे आप स्टॉक्स में डालें, वो मीज़ान में डालें, या किसी और म्यूचुअल फंड में डालें। अच्छा, हमारा जो सेशन होगा वो सेशन इस तरह से होगा कि जो नेक्स्ट सेशन है वो स्पेसिफिकली जो है वो स्टॉक के ऊपर होगा, फिर उसके नेक्स्ट सेशन म्यूचुअल फंड पे होगा, फिर उसका जो नेक्स्ट सेशन है वो क्रिप्टो के ऊपर होगा। तो हर उसमें ब्रीफली डिटेल डिस्कशन होगी कि भाई क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है, क्या चीज़ों का ख्याल नहीं रखना, किन चीज़ों को करना है, किन चीज़ों को नहीं करना, ताकि आप फिर इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। फिर एक और है एसेट बैक फाइनेंसिंग, जो हमारा अपना प्रोडक्ट है, उसके ऊपर भी होगा।
ताकि आपको सारे एसेट क्लास की एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए, ठीक है? तो ये ग्राफ दिखाने का मकसद ये है कि आपको डरना नहीं है जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हाई रिस्क और लो रिस्क के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती है, तो भाई ये आपके रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है। अगर आप 50 लाख को 25 लाख होता हुआ देख सकते हैं, आपके अंदर हिम्मत है, और फिर उसको 25 लाख पे जब वो आ गया और अगले 1 साल तक भी वो 25 लाख पे है, और आप जो है मेंटली परेशान नहीं होंगे उससे, आप जो है वो घर में बच्चों को पिटाई नहीं करेंगे, डाँटेंगे नहीं क्योंकि आपका लॉस हुआ है, तो फिर आप हाई रिस्क में चले जाएँ। लेकिन अगर आपका मेंटल लेवल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर आप कभी भी हाई रिस्क में नहीं जाएँ। तो इस वजह से जो मंथली बेसिस पे इन्वेस्टमेंट है वो सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि उसमें आप बहुत ज़्यादा रिस्क एक साथ नहीं लेते, तो आपको बहुत ज़्यादा मसला नहीं होता। अच्छा, इंटरनेशनल एक मैंने ना लिंक्डइन पे पोस्ट लगाई थी, उसमें मैंने आपको बताया, उसमें पूरा कंपैरिज़न किया था। उस कंपैरिज़न के अंदर ये आया था कि भई पिछले 20 साल, 25 साल का जो डेटा है, उसके हिसाब से अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो डॉलर की जो डिवैल्यूएशन है, उसको भी इंक्लूड कर देते हैं, और आप इन्फ्लेशन भी इंक्लूड कर देते हैं, तब भी जो है आपको जो फ़ायदा होता है ना, वो पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में होता है। तो पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज में आप इज़िली इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप यहाँ इन्वेस्ट करें। अच्छी कंपनीज़ में करेंगे, आपको फ़ायदा होगा। आप लालच करेंगे, मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे बात करता हूँ कि हमारे पास लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि यार हमें ना मंथली रिटर्न चाहिए 10%, ठीक है? तो 10% जब मंथली रिटर्न चाहिए होता है ना, तो फिर आपको साथ स्कैम होना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, आपके साथ होना चाहिए। क्योंकि 10% मंथली रिटर्न कोई भी बिज़नेस जो है वो जनरेट करके नहीं दे सकता, ये चीज़ ज़हन में रखें अपने। अच्छा, मैं एसेट क्लास आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस-किस टाइप की होती है, आप लोग को ऑलरेडी पता है, लेकिन उसकी परसेंटेजेस वगैरह शायद इतना ज़्यादा आइडिया ना हो, तो मैं उसकी परसेंटेजेस आपको बता देता हूँ किस तरह से होती है। ओके। जब आप पाकिस्तान में जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं ना आप, तो आपके पास फिक्स बैंक के अंदर डिपॉजिट कर सकते हैं आप, ठीक है? डॉलर के अंदर सेव कर सकते हैं, बहुत सारे लोग डॉलर के अंदर करते हैं। रियल एस्टेट के अंदर कर सकते हैं, नेशनल सेविंग है, गोल्ड है, म्यूचुअल फंड है, स्टॉक्स है, और बाकी चीज़ें, ठीक है? अच्छा देखें, पाकिस्तान में एक और चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा कॉमन देखी है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि शरिया कंप्लाइंट होते हैं और रिलीजन को बहुत ज़्यादा वो करते हैं, और करना भी चाहिए, ठीक है? मैं भी खुद भी जो है वो जितनी भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ, सारी की सारी शरिया कंप्लाइंट करता हूँ, ठीक है? लेकिन वो जो शरिया कंप्लाइंट करते हैं ना, वो अपने जो पैसे रखते हैं, वो रखते हैं करंट अकाउंट में। पहली चीज़ ये याद रखें कि अगर आपने करंट अकाउंट में पैसा रखा हुआ है ना, तो हर साल उसकी वैल्यू 10% के हिसाब से कम होती जा रही है। क्योंकि जो चीज़ आज आप 1 लाख रुपए की ले सकते हैं, अगले 1 साल बाद वो आपको 1 लाख 5 या 1 लाख 10 हज़ार रुपए की मिलेगी कम से कम। जैसे-जैसे पाकिस्तान का इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, या ना जो एवरेज पाकिस्तान का इन्फ्लेशन है वो तकरीबन 9-10% के आस-पास बनता है, ठीक है? तो पहली चीज़ आपने जो है वो अपने पैसे कभी करंट अकाउंट में नहीं रखने। आप बोलते हैं यार करंट अकाउंट में अगर हम नहीं रखेंगे, सेविंग अकाउंट में रखेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल जो मिनिमम है, तो उसपे तो इंटरेस्ट आएगा। तो भाई मीज़ान बैंक क्योंकि शरिया बैंक है, ठीक है? तो मीज़ान बैंक के ऊपर शरिया एडवाइज़र हैं, बोर्ड पे सब लोग हैं। तो मीज़ान बैंक का चाहे करंट अकाउंट हो, चाहे सेविंग अकाउंट हो, सारे के सारे शरिया कंप्लाइन होना लाज़मी है उनके लिए, ठीक है? तो बहुत सारे लोग जो जिनका मीज़ान में अकाउंट है और वो करंट में रखे हुए हैं, तो उनकी तो सोच को सलाम होना चाहिए, और उनकी फाइनेंशियल लिटरेसी का हाल देखें कि वो मीज़ान एक जो शरिया कंप्लाइंट है उसके करंट अकाउंट में रखते हैं, ताकि हमें इंटरेस्ट ना मिले। भाई ये कॉन्फ्लिक्ट है चीज़ में, क्योंकि वो पूरा ही बैंक शरिया कंप्लाइंट है, तो उसके आप सेविंग अकाउंट में भी रखेंगे, तो उसमें भी आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, बल्कि उनकी कैलकुलेशन प्रॉफिट बेस होती है जहाँ-जहाँ वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो पहली चीज़ ये करंट में नहीं रखना। करंट में नहीं रखना, तो अगर आप बैंक में सेविंग में रखते हैं, तो 6-7% आपको जो है वो रिटर्न मिलता है। डॉलर फॉर्म में अगर आप पैसा रखते हैं, बहुत सारे लोग जो रखते हैं, तो उसके अंदर जो एवरेज ये सारी जो रिटर्न लिखे हुए हैं ना यहाँ पे, ये 15 से 20 साल के एवरेज रिटर्न है। आप पिछले 1 या 2 साल के रिटर्न पे बात नहीं कीजिएगा, स्टॉक ने पिछले 1 साल में 60% रिटर्न दे दिया या इतना रिटर्न दे दिया, ये एवरेज रिटर्न। जब भी हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो 15 से 20 साल के एवरेज रिटर्न पे बात कर सकते हैं, ताकि जनरलाइज़ कर सकें चीज़ को। इसी तरह से रियल एस्टेट के अंदर जो एवरेज रिटर्न है ईयरली, वो 8% है। बिल्कुल इस तरह से देखें कि अगर इस टाइम पे अगर आपने कोई 5.5 लाख रुपए कमाने हो ना महीने के, ठीक है? तो आपको रियल एस्टेट में कोई साढ़े 8 करोड़ रुपए के आसपास इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, 8 करोड़ 25 लाख के आसपास। और अगर आपने स्टॉक्स से कमाने हो मंथली 5.5 लाख रुपए, ऑल्दो के स्टॉक में मंथली का कोई चक्कर नहीं होता,
लेकिन ऑन एवरेज की अगर हम बात कर रहे हैं लिए बेसिस के ऊपर, तो स्टॉक के अंदर जो आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी वो तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए की करनी पड़ेगी। तो इतना डिफरेंस आ जाता है अगर आप सिर्फ एसेट क्लास अपनी चेंज कर लें और आप 10 से 15 से 20 साल का होराइजन सोच रहे हो। जहाँ पे जितने भी लोग हैं मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि आप लॉन्ग टर्म पे सोचें कि लॉन्ग टर्म पे आपने वेल्थ क्रिएट करनी है, बजाय इसके कि आप सोचें शॉर्ट टर्म पे। तो रियल एस्टेट और पिछले 2-3 सालों में जिन लोगों ने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया है ना, तो उनको ये पता होगा कि रियल एस्टेट अब जो है जितने पैसे जो अप्रिसिएशन थी ना पिछले 3-4 सालों में, वो डेप्रिशिएट भी हो चुकी है बहुत ज़्यादा। इसी तरह से गोल्ड एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सेविंग अकाउंट्स होते हैं नेशनल के, उसमें शरिया वगैरह देखना पड़ता है, लेकिन उसका 10% है। सिल्वर में भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लेकिन अगेन वही बात, जैसे आपका 20% है ना, तो आपकी इनकम का 20% बनता है 25,000 रुपये, तो उसमें से 5,000 रुपये गोल्ड में डालें, 5,000 रुपये सिल्वर में डालें, ठीक है। 10,000 रुपये आप जो है वो स्टॉक के अंदर डालें, और 5,000 रुपये आप फॉर एग्जाम्पल किसी म्यूचुअल फंड में डाल दें। तो इस तरह से डाइवर्सिफाई करें। लेकिन जब हम डिस्कशन करेंगे डिटेल में, तो हम और डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि डाइवर्सिफिकेशन और कैसे हो सकती है। इसी तरह से पाकिस्तान में जो भी म्यूचुअल फंड्स हैं, उनका जो हिस्टोरिकली एवरेज रिटर्न रहा है वो तकरीबन 12% 13% रहा है, ठीक है। इसी तरह से मैंने स्टॉक एक्सचेंज का बता दिया कि 18% ईयरली ROI रहा है। एग्जिट बेस पे हम एक करते हैं एसिड बैक फाइनेंसिंग, उसका रिटर्न जो है वो 18% होता है। वो किस तरह से होता है वो एक डिटेल टॉपिक डिस्कशन होगा अभी, लेकिन सिर्फ ये बताने का मकसद ये है कि आपको ये पता हो कि ये सारे के सारे ईयरली रिटर्न है। अब ये सारे के सारे ईयरली रिटर्न को अगर मैं मंथली रिटर्न में कन्वर्ट करूँ ना, तो सबसे मैक्सिमम जो रिटर्न है वो है 18%, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ 18% वाली चीज़ को देखूँ, तो 18% का मतलब ये है कि मंथली बेसिस के ऊपर जो मुझे रिटर्न मिलेगा ना, वो 1.5 के आसपास मिलेगा। तो आप ये याद रखें कि आप बहुत सारे मैंने केसेस देखे हैं जहाँ पे लोग अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं और वो बोलते हैं मुझे मंथली बेसिस पे ना 3% 4% रिटर्न मिल रहा है। मैं आप मैं आपको लिख के देता हूँ, जो इंडिविजुअल बिजनेसेस में लोग 3 4 5 10% कमिट कर रहे होते हैं ना, वो 4 महीने 6 महीने 7 महीने तो आपको रिटर्न देते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि वो भाग जाते हैं आपके पैसे लेके। इसी वजह से पाकिस्तान में डबल शाह और इस तरह के जो है हाँ, 1 लाख पे 1500 कह लें, 10 लाख के ऊपर 15,000, जो एक्सपेक्टेड जो होनी चाहिए ना आपकी, जो एक्सपेक्टेड होनी चाहिए कि यार मुझे कितना रिटर्न मिलना चाहिए मैक्सिमम, तो वो 10 लाख पे 15 से 16,000 रुपये होना चाहिए, ठीक है। ये एज अ पैस अच्छा, ये सारी जो बात हो रही है ना एज अ पैसिव इन्वेस्टर बात हो रही है अभी, ठीक है, जिसमें आप खुद काम नहीं कर रहे। जब आप खुद काम कर रहे हैं फिर उसका रिटर्न का कोई वो नहीं है कैप। वो फिर तो जितनी आपकी लक अच्छी है, जितना आप अच्छा काम करते हैं, उतना ज़्यादा आप ग्रो हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो बात हो रही है एज अ पैसिव इन्वेस्टर की बात हो रही है। अगर आप किसी रनिंग बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो आपसे बोल रहा है कि मैं महीने में तुम्हें जो है वो 10% दे दूंगा, 5%, तो इसका मतलब आइदर वो आपके साथ स्कैम करने का प्लान कर रहा है, सेकंड वो इतना इमेच्योर है कि उसे अभी पता ही नहीं है कैलकुलेशन वाइज कि रिटर्न कितना देना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम रिटर्न जो आप किसी बिजनेस से, अच्छे बिजनेस से, लेट्स सपोज आपका कोई दोस्त आता है बोलता है यार मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ, आप जानते हैं उसे 5-6 सालों से बिजनेस कर रहा हो, तो मैक्सिमम रिटर्न कोई जो अगर बिजनेसमैन आपको दे सकता है ना मंथली, वो 2% है। इसका मतलब सालाना 24% दे सकता है। इससे ज्यादा अगर कोई दे रहा है तो जितना, क्योंकि हम बिजनेसेस से बात करते हैं ना एग्जिट बेस पे, इस टाइम पे 1,000 से ज्यादा बिजनेसेस लिस्ट हैं। डेली बेसिस पे 3 से 4 बिजनेस ओनर से मेरी 1-to-1 सेशन होता है। तो जो रिटर्न मैक्सिमम कोई बिजनेस लेजिट बिजनेस दे सकता है ना मंथली बेसिस पे, वो 2% है, ठीक है। अच्छा, दूसरी एक और चीज कि कभी भी जब आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो मंथली रिटर्न फिक्स नहीं हो सकता, वो प्रॉफिट और रेवेन्यू बेस होता है। तो वो बहुत सारी चीजें, जब हम आपको एक सेशन स्पेसिफिक मैं इस चीज पे करूंगा कि जब आप बिजनेस में इक्विटी बेस इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, किन किन चीजों का आपने ख्याल रखना चाहिए ताकि आपको वहां पे कोई स्कैम ना कर सके, ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, ये आपके जहन में होने चाहिए कि परसेंटेज क्या होना चाहिए, आपने मंथली बेसिस पे कितना सेव करना चाहिए। आपको मंथली बेसिस पे अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 20-20 हज़ार रुपये, तो अगले 15 साल में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप अच्छी इन्वेस्टमेंट्स करें अच्छी कंपनीज के अंदर, अच्छा, अब लोग बोलते हैं अच्छा अब लोग बहुत सारे ये बोलते हैं कि यार अच्छी कंपनी कैसे सेलेक्ट करनी है। ये मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा, क्योंकि हमारा टाइम खत्म हो गया। हमने सोचा था कि 1 घंटे का सेशन करेंगे, तो वहाँ पर 4 मिनट है। तो एग्जिट बेस क्या है, एग्जिट बेस हम जैसे फॉर एग्जांपल पाकव्हील है ना, पाकव्हील पे क्या होता है कि आप जाते हैं और कोई भी कार खरीद सकते हैं और अपनी कार बेच सकते हैं।
तो एग्जिट बेस एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे आप कोई बिजनेस, रनिंग बिजनेस खरीद सकते हैं। और अगर आप फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट चला रहे हैं, सॉफ्टवेयर हाउस चला रहे हैं XYZ, और आपने उसे बेचना है, तो एग्जिट बेस पे जाके आप उसे बेच सकते हैं। सही है। तो और इसके अलावा एग्जिट बेस क्या करती है कि एग्जिट बेस जो है वो बिजनेसेस के अंदर इक्विटी बेस इन्वेस्टमेंट्स करवाती है। वो एग्जिट बेस दूसरा काम ये करती है कि बिजनेसेस के अंदर एसेट बैक फाइनेंसिंग करवाती है। और एग्जिट बेस का मॉडल ये है कि जैसे बहुत सारे लोग जिनके पास 10 लाख है, 20 लाख है, 50 लाख है, वो पड़े हुए हैं, तो वो चाहते हैं यार किसी सेफ जगह इन्वेस्ट हो जहाँ उसे मंथली रिटर्न मिल सके। तो हम क्या करते हैं कि हम आपकी पैसों से एसेट खरीदते हैं, प्रॉफिट रख के आगे बेच देते हैं, और वो प्रॉफिट इस तरह से मिलता है कि आपको मंथली बेसिस पे 10 लाख के ऊपर 15,000 रुपए के आसपास मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये काम करते हैं, वो डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे। खैर, कंपनी, एक सवाल ये होता है बहुत ज़्यादा लोगों का स्टॉक में इन्वेस्ट करते वक्त या किसी भी उसमें, कि कंपनी अच्छी कैसे हम पता करें। देखें, सिंपल सा है कंपनी अच्छी पता करने का तरीका, विदाउट गोइंग इनटू ड्यू डिलिजेंस, वो ये है कि वो कंपनी सेलेक्ट करें जिसका प्रोडक्ट आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं या उस कंपनी को आप जानते हैं। ठीक है, आप में से कितने लोग सिस्टम लिमिटेड को जानते हैं? कमेंट के अंदर बता दें ज़रा। बस इसके बाद मैं ख़त्म करूँगा, कोई सवाल हो तो। इस सिस्टम को जानते हैं? अब सिस्टम लिमिटेड सॉफ्टवेयर कंपनी है। अब मुझे बताएं, सिस्टम लिमिटेड अच्छी कंपनी है या बुरी कंपनी है? अभी आप लोगों ने हो सकता है इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई, लेकिन जिन्होंने नहीं की हुई वो बताएं कि अच्छी है या नहीं है। सब बोल रहे हैं ना अच्छी है। तो आपको पता है सिस्टम लिमिटेड पाकिस्तान की बेहतरीन IT कंपनी है, उसका बिजनेस ग्रो हो रहा है, उसका जो एम्प्लॉयज़ के साथ रिलेशनशिप है वो अच्छा है, एम्प्लॉयज़ को अच्छी पे करता है। तो अगर सारी चीज़ें अच्छी करता है वो, तो इस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर दें सिंपली आंख बंद करके। और बहुत पुरानी कंपनी है, 25-30 साल से चल रही है। तो कंपनी को देखने का यही तरीका होता है। जैसे आप लड़की देखने जाते हैं ना, लड़की देखने जाने के लिए क्या करते हैं, या लड़की वाले लड़कों के लिए क्या देखते हैं कि भाई लड़के का जो है वो सीरत कैसी है। तो हम देखते हैं कंपनी के अंदर कि भाई कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है। सही है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि भाई वो लड़का कमाता कैसा है। तो फिर हम देखते हैं यार कंपनी कमाती कैसी है। फिर हम ये देखते हैं यार कंपनी, ये लड़का है इसकी ग्रोथ क्या है। तो हम ये देखते हैं यार कंपनी के अंदर ग्रोथ है या नहीं है। और फिर ये देखते हैं कंपनी, जो लड़का है उसका प्रीवियस बैकग्राउंड क्या रहा है। तो हम देखते हैं कंपनी का प्रीवियस बैकग्राउंड क्या रहा है, कितने साल से चल रही है, लोग उसे अच्छा समझते हैं नहीं समझते। तो जिस तरह से हम रिश्ते करते हैं ना, लड़की लड़की में ड्यू डिलिजेंस करते हैं, इसी तरह से कंपनी की ड्यू डिलिजेंस होती है। वो थोड़ी सी टेक्निकल होती है, लेकिन आसान लफ्जों में आपको समझाने के लिए। अब देखें, आप सबने बोला कि सिस्टम लिमिटेड अच्छी कंपनी है, तो भैया आपने इसके शेयर क्यों नहीं बाय किए हुए? ठीक है। और डिविडेंड क्या चीज़ होती है? डिविडेंड प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट शेयरिंग होती है। डिविडेंड का मतलब है प्रॉफिट शेयरिंग, कि अगर कंपनी ने लाख रुपए बनाए, आप 10% के शेयर होल्डर हैं, उसके शेयर बाई किए हुए हैं 10% के, तो आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो 10% मिलेगा। तो लाख रुपए के प्रॉफिट में से 10,000 रुपये मिलेगा। वो हर कंपनी नहीं देती, कुछ कंपनीज क्वार्टरली देती हैं, कुछ ईयरली देती हैं, वो एक अलग साइंस है, उसके ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक ये था कि थोड़ी सी अवेयरनेस। हाँ, डिजिटल डिविडेंड इज़ अ गुड ऑप्शन। तो हम, आप लोग भी मोहसिन भाई के कहें, मेरा भी मोहसिन भाई को यही कहना है कि आप जो है वो IPO करें। देखें मोहसिन भाई, IPO अगर आप अभी सुन रहे हैं, मैंने देखा था आप उसमें सेशन में थे। अगर आप IPO करने का प्लान है तो आपके पास देखें स्टॉक खरीदने के लिए, शेयर खरीदने के लिए ऑलरेडी इन्वेस्टर्स मौजूद हैं यहाँ पे। सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से डिस्कस करके। अगर मोहसिन भाई हैं, मोहसिन भाई जी, मोहसिन भाई को अलाउ कर दें भाई। जी जी। जी जी, मैं हूँ। जी जी। मोहसिन भाई देखिए, आपको स्टॉक पे लिस्ट करना चाहिए, इतने सारे इन्वेस्टर मिल गए हमें। ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है, तो आज का सेशन आप लोग, अच्छा एक और चीज़ हमने की है, मास, हमने ना एक ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप का, जो स्पेसिफिकली जो लोग इस तरह के सेशन में इंटरेस्टेड हैं सिर्फ उन्हीं के लिए। ठीक है, तो उसका लिंक मास चैट में शेयर कर दो आप। ठीक है, ताकि लोग वो ज्वाइन कर लें। बाकी मेरे ख्याल से शायान से आप कांटेक्ट में हो, मास मास अवेलेबल हो? जी मैं लिंक शेयर कर दूँ जी। और जो मेरे ख्याल से शायान से हो ना आप कांटेक्ट में, नहीं तो है, उनको, मैं एहसन भाई से, एहसन। एहसन भाई से, तो एहसन भाई को भी शेयर कर दो ताकि वो रोटेट कर दें। जिन लोगों ने अभी इसमें शेयर कर दोगे तो जो लोग आए हैं ना, वो सिर्फ ज्वाइन कर लें 5 मिनट में, फिर हम इसको ऑफ कर देते हैं। और इन द मीन वाइल, अगर
कुछ लोग जो है वो कैमरा अपना ऑन ऑन कर लें, हम एक थोड़ी सी स्क्रीनशॉट ले लें। मास यू कुड डू इट। ऑन कर सकते हैं कैमरा? हम जैसे, मैं भी खैर बहुत अच्छी हालत में नहीं बैठा हुआ, घर में ही हूँ आज मैं। हाँ, जो जो कर सकता है, थैंक यू वेरी मच गाइस। एक छोटी सी स्क्रीनशॉट ले लो मास। तो होपफुली आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। जो भी फीडबैक है वो बताएं। अपनी जो ग्रुप बनेगा उसके अंदर हम पोल भी ले लेंगे, और हर हफ्ते हम इसी तरह से 1 घंटे का सेशन करेंगे, ताकि आप लोग भी बिजी हैं तो आपका टाइम हम कम से कम लें। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि यार पाकिस्तान में ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गाइड कर सकें, ताकि लोगों का ये जो परसेप्शन है ना कि यार सैलरी के साथ वेल्थ क्रिएट नहीं हो सकती, ये बिल्कुल रॉन्ग परसेप्शन है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने सैलरी के साथ वेल्थ क्रिएट की है, तो आप लोग भी आराम से क्रिएट कर सकते हैं। बस ये है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, थोड़ा सा ठहराव होना चाहिए तबीयत में, और जिस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसे देख के करें। ये नहीं कि किसी ने दोस्त ने बोल दिया तो आपने उसके कहने पे इन्वेस्ट कर दिया। तो अगर आप इस तरह से इन्वेस्ट करेंगे तो वो क्या होगा मास ज्वाइन नहीं हो रहा, शायन बोल रहे हैं। किसी और, कोई और भी चेक कर ले, ज्वाइन हो रहा है ग्रुप, उस पर चैट पे बता दें ज्वाइन हो रहा है। ठीक है, बाकी लोगों से हो रहा है, जिनसे नहीं हो रहा वो थोड़ा सा चेक कर लें क्या मसला है। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, काफ़ी मज़ा आया। मोहसिन भाई थैंक यू वेरी मच, आपने जो है वो ट्रस्ट किया कि अपने एम्प्लॉयज़ को इस तरह का सेशन देने के लिए। हमारा इंशाल्लाह एक सेशन जो लास्ट सेशन होगा वो ऑन फिजिकल होगा आपके ऑफिस में। तो उसमें फिर हम डिटेल में बहुत, उस टाइम तक आप बहुत सारी चीज़ें समझ चुके होंगे। तो जो जो सवाल होंगे वो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, जिसमें आप अपने से सवाल पूछेंगे। तो थैंक यू वेरी मच मास, होपफुली आपने चलो, लेक्चर ले ली। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीक। चलो, थैंक यू नबील भाई आपके टाइम का, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। Do do do